हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में मार्च 2023 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत इजी है, बस लास्ट में एक टॉपिक ऐसा पूछा था जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में सब टॉपिक कवरेज भी अच्छे से हो जाते हैं। देखो, आपको बोला गया कि नील लिमिटेड का 3 मंथ का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर का आपको कैश बजट बनाना 3 महीने का, और कैश बैलेंस आपको अक्टूबर में दे रखा है 25,000, 25,000। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर एक कैश बजट बना लिया और यहाँ पर लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस कितना, 25,000। ठीक है, अभी हमारे पास जो भी पैसा आएगा वो प्लस करते जाएंगे और जो भी पेमेंट करेंगे वो माइनस करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले वन बाय वन आप देखो कि आप जब से पहले बिजनेस में जो करोगे बिजनेस, तो वो सेल करोगे ना, अपने बिजनेस में सेलिंग करोगे, तो जो भी आप सेल्स कर रहे हो वो आप पहले देख लो कितना है। तो 3 लाख है, 3.5 लाख है, ऐसे सेल्स कर रहे हो और उसमें 20% सेल्स है ना, आप क्या कर रहे हो कैश में। तो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर एक बेसिक सी, देखो पहले तो सेल्स लिख लो, उसमें से कैश सेल्स जो है वो 20% करेंगे, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। तो बस कोई बात नहीं, देखो 3 लाख का अगस्त में सेल्स था, फिर 3,50,000 था, फिर 4 लाख था, है ना, फिर 4,20,000 था और फिर 4,50,000। हर महीने का सेल्स हमने ले लिया। उसके बाद आप क्या करो, 20% करो सबका, तो यहाँ पर 60,000 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 70,000 आ गया, ये 80,000 आ गया, इधर आपका 84,000 आ रहा है और इधर आपका 90,000 आ रहा है, और ये माइनस करोगे तो 2,40,000। ठीक है, इसी तरीके से आप काम करते जाओ, माइनस करते जाओ, 2,80,000, इधर 3,20,000, ये 3,36,000 और इधर 3,60,000। ये अपना क्रेडिट सेल्स आ गया, हो गया। अब क्रेडिट सेल्स का क्या सीन है वो क्वेश्चन में दिया होगा। देखो क्रेडिट सेल में क्या बोला, 60% क्रेडिट सेल्स नेक्स्ट मंथ में, बाकी 40% सेकेंड नेक्स्ट मंथ में 60% ले लो, मतलब यहां पर देखो क्लियर कट है, आपको कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो देखो आपने जितना भी अगस्त में बेचा है, जैसे 2,40,000, ठीक है, फिर सितंबर में जो बेचा 2,80,000, फिर अक्टूबर में बेचा है 3,20,000, फिर नवंबर में बेचा 3,36,000 और दिसंबर में बेचा 3,60,000। ये सबका जो 60% पैसा है ना, वो आपको नेक्स्ट मंथ में पे करना है। ओके, नेक्स्ट मंथ, और रिमेनिंग 40% सेकेंड नेक्स्ट मंथ। तो एक काम करो, 2,40,000 का 60% करोगे तो नेक्स्ट मंथ, मतलब देखो अगस्त का नेक्स्ट मंथ तो हो गया 1,44,000 इधर, और बाकी बचा 96,000 वो इधर। 2,80,000 का 60% करेंगे तो वो जाएगा 1,68,000 और माइनस करेंगे तो 1,12,000। 3,20,000 का 60% 1,92,000 और जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,28,000। फिर 336 का 60% करोगे, ठीक है, 336 का 60%, तो वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा 2,16,000। बस इससे ज़्यादा देखो अपने को ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ज़रूरत था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो पैसा मिला बस उसका फिक्र करो, आप बाकी का छोड़ो। ठीक है, कैलकुलेशन रिड्यूस भी करो थोड़ी बहुत, जितनी ज़रूरत है उतनी कैलकुलेशन एग्जाम में दिखानी बहुत ज़रूरी है, बाकी अदरवाइज चल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उसका कैलकुलेशन दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको। ठीक है, मतलब 264, फिर 3,04,000 और 3,29,600, और ये जो है वो आप यहां पर लिख दो। पहले आप देखो कैश सेल्स लिख दो और फिर आप कलेक्शन लिख दो। कैश सेल आपके पास देखो जितना भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुआ ना वही लिखना है, बाकी सब मत लिखना। ठीक है, मतलब देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 80,000 84,000 और 90,000, 80,000 84,000 और 90,000, और क्रेडिट सेल्स 264,000, 3,04,000 और फिर 3,29,600 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमीशन ऑन सेल्स 2% ऑन टोटल सेल्स। देखो ध्यान रखना, कभी कभी ये लोग है ना टोटल सेल्स के जगह पर क्रेडिट सेल्स वर्ड यूज करते हैं। शायद आगे एक साल के पेपर में टोटल सेल्स के जगह पर क्रेडिट सेल्स भी था। ठीक है, तो ऐसा यूज करते हैं, क्रेडिट सेल्स पे करना है। और इज टू बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ एक्चुअल सेल्स, मतलब आपका जो टोटल सेल्स है उसके ऊपर आप कमीशन पे करोगे नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, मतलब जिस महीने में आप सेल्स करते हो ना उसके नेक्स्ट मंथ में। मतलब समझो ये सितंबर में जो बेचा उसका 2% कमीशन उसके नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है, मतलब 3,50,000 का 2% मतलब कितना हो गया 7,000। तो वो लिख दो यहां पर कमीशन ऑन सेल्स कितना आ गया 7,000। फिर जो अक्टूबर में बेचा था उसके ऊपर 2% मतलब वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा 8,000। ओके, और नवंबर में जो बेचा था उसके ऊपर 2% मतलब 8,400 हो गया। देखो ऐसे ही आधा तो क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है ना जो इस ऐसे क्वेश्चन को मैं जब होमवर्क में दिया है, ठीक है, तो वो भी मेरे को वापस पूछ रहे। एटलीस्ट आप क्वेश्चन को फिनिश नहीं कर सकते तो जो भी क्वेश्चन में जितना भी हो सकता है उतना तो कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ तो आपको कोई ना भी पढ़ाए ना तो भी पता होना चाहिए कि 20% कैश में बेच रहे तो बाकी बचा उसके लिए डिटेल्स तो दे ही रखा है। अब 2% जो सेल्स है वो उसका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में करना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सीखने की ऐसी ज़रूरत है। देखो यहाँ पर जो कैश परचेस है वो 20% ऑफ टोटल परचेस है, और टाइम लेग पेमेंट ऑफ क्रेडिट परचेस 1 मंथ है। मतलब सिंपल सा बात है, 20% आप कैश में भी खरीद रहे हो और बाकी का जो पेमेंट रहेगा 80% मतलब जो उधार पे है वो आप 1 महीने के बाद पेमेंट कर दोगे। तो यहाँ पर परचेस तो दे ही रखा है ना, ऐसा थोड़ी है परचेस ढूंढना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मतलब इस पेपर में अगर किसी की केटी आई है तो फिर तो बहुत खराब बात है ना। मतलब इतना तो है नहीं कि चलो 14 मार्क्स में पूरा 14 मार्क्स लेके आओ। एटलीस्ट जितना मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर परचेस है, अब परचेस में क्या है 1,80,000 है, फिर 2,50,000 है। मैं चलो सारे परचेस लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया तो आए एटलीस्ट। ये आ गया 250 और यहाँ पर भी 250 आ रहा है, और इसमें 20% कैश में परचेस कर रहे हैं, तो मतलब 20% करो तो ये सब आ जाएगा 36,000 आ गया। फिर इसका 20% 50,000 आ रहा है, इसका 20,000 64,000 आ गया, ये वापस 50,000, ये भी 50,000। अब इस सबको माइनस करो तो ये 2 लाख, ये भी 2 लाख हो गया, ये भी 2 लाख हो गया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको करना है और कुछ नहीं करना है। 256 है और इसको माइनस कर दो 144 है। ये क्या हो गया क्रेडिट परचेस हो गया। और क्रेडिट परचेस जो भी है अब उसका पेमेंट 1 महीने के बाद करेंगे। मतलब ये जो आपको पेमेंट दिख रहा है जो बाकी है उसका 1-1 महीने के बाद, मतलब ये पेमेंट आपका नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, ये पेमेंट नेक्स्ट मंथ में जाएगा, ये पेमेंट नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। सिंपल। तो पहले काम करो ना, कैश परचेस तो लिख दो 64 50 और 50। ठीक है, वो तो लिख सकते हो कैश परचेस
64, 50 और 50। और दूसरा है क्रेडिट परचेस, अब उसको बोलते हैं पेमेंट। उसका पेमेंट कब करेंगे, मतलब जो उधार खरीदा उसका पेमेंट कब करना है, तो एक एक महीने के बाद। मतलब ये 2 लाख जो है, ये 2 लाख के बाद फिर 256, मतलब 2 लाख, फिर 256 और फिर 2 लाख वापस। ये सब एक एक महीने के बाद पेमेंट करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर 2 लाख आएगा, अक्टूबर में जो 256 का खरीदी किया था वो आपको नवंबर में पे करना है, एंड नाउ 2 लाख अगेन। हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, डेप्रीशिएशन अमाउंटिंग 10,000 इंक्लूडिंग इन ओवरहेड। देखो डेप्रीशिएशन जो है ना वो कैश एक्सपेंस नहीं होता, किसी को पेमेंट नहीं करते डेप्रीशिएशन का, और वो चीज़ वापस ओवरहेड में इंक्लूड भी है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पर एवरी मंथ का जो ओवरहेड है उसमें से 10,000 है ना एज ए डेप्रीशिएशन लेस कर दो। ठीक है, सब में से 10-10 हज़ार लेस कर दो, एवरी 10,000 लेस। तो मतलब बचता कितना है, 60,000, यहाँ पर 70,000, इधर 80,000, इधर 90,000 और इधर 1 लाख। बस जो बोला है उसको करो। अब इसका पेमेंट कब करना है वो बाद में बताया होगा उन्होंने। एडवांस टैक्स पे करना है, नवंबर महीने में पे करना है 26,000 रुपये। तो देखो नवंबर महीने में आपका है क्या अमाउंट, देखो ये रहा नवंबर महीना, 26,000 का एडवांस टैक्स पे करेंगे। तो कर लेंगे ना एडवांस टैक्स, लो कर लिया एडवांस टैक्स, क्या हो गया अभी। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया टाइम लेग पेमेंट ऑफ द वेजेस 1/3। मतलब वेजेस का जो पेमेंट है, वेजेस का जो पेमेंट है वो 1/3 मंथ बोला है। अब ये थोड़ा समझने वाला है कि 1/3 मंथ मतलब क्या हो जाता है कि 1/3 जो है ना, 1/3 जो है ना वो आपको नेक्स्ट मंथ में लेके जाना है, नेक्स्ट मंथ में। और जो रिमेनिंग रह जाता है, रिमेनिंग क्या रहता है, तो 1/3 मतलब नेक्स्ट मंथ में गया तो रिमेनिंग 2/3 रह गया। ये 2/3 जो रह जाता है वो करंट मंथ में होता है, करंट मंथ में। मतलब वेजिस में सिंपल सा है, ये जो आपको दे रखा है वो नेक्स्ट मंथ में लेके जाना है इतना पेमेंट। अब वेजिस का पेमेंट देखो, वेजिस का पेमेंट मैं सितंबर से देखूंगा क्योंकि मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ज़रूरत है। तो मैं देखो 66,000, 75,000, 90,000 और 99,000 इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे सितंबर में पेमेंट करेंगे, उसका क्या लेना देना है। ठीक है, तो वेजिस का पेमेंट कैसे करना है, चलिए तो उसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। यहाँ पर हम वेजिस का कैलकुलेशन करेंगे। देखो वेजिस कितना आ जाएगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो पहले सितंबर में कितना था, 66,000 था, फिर 75,000 था, फिर 90,000 था, फिर 99,000। और उसमें आपको बोला 1/3 मंथ में पेमेंट करना है। मतलब देखो एक सिंपल सा बात समझो, ये सितंबर मंथ है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर था और ये दिसंबर था। ठीक है, वापस एक बार लिख लेते ताकि देखना ना पड़े ऊपर। हाँ अब देखो 1/3 करो, 1/3 करोगे ना तो सितंबर का 1/3 मतलब 22,000 ये अक्टूबर में पेमेंट करेंगे। तो 66,000 में से अगर आपने 22,000 का पेमेंट कर दिया तो जो बचता है ना वो 44 वो सितंबर में ही करेंगे। मतलब या तो 2/3 करो या तो फिर आप सीधा 22,000 का डबल कर लो, एक ही बात। 75,000 का थर्ड करेंगे तो 25,000 का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में जाएगा, तो 50,000 का पेमेंट जो है वो अक्टूबर में होगा। 90,000 का 1/3 करेंगे तो 30,000 होता है वो दिसंबर में जाएगा, और इसका डबल कर लो या तो फिर 2/3 कर लो 90,000 का, वो 60,000 आ जाएगा। और 99,000 में अगर आप उसका 1/3 करते हो तो 33,000 इधर आएगा, और इसका 66,000 का पेमेंट आपने पहले किया होगा। हो गया। अभी टोटल करें तो 50,000 एंड 22,000 मतलब 72,000, यह आपका 85,000 आ जाएगा।
और ये आपका 96,000 आ गया, मतलब 72, 85 और 96। चलिए, तो ये हो गया 72, 85 एंड 96। देखो 72, 85 एंड 96,000, यह आपका हो गया वेजेस का पेमेंट। ओके, अभी ओवरहेड का भी पेमेंट करना है। अभी ओवरहेड में देखो ट्विस्ट क्या है, ओवरहेड में पेमेंट उन्होंने कैसे बोला है, तो ओवरहेड का पेमेंट बोला है 1/4। अब 1/4 बोला है, मतलब ओवरहेड में 1/4 मंथ बोला है। मतलब इसका ये हो जाता है कि 1/4 जो है ना, वो आपको नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करना है। नेक्स्ट मंथ मतलब जिस महीने का खर्चा है उसका नेक्स्ट मंथ में इतना पेमेंट करेंगे 1/4। जो रह जाता है वो 3/4 रह जाता है, तो वो जो 3/4 रह जाता है वो करंट मंथ में जाता है। ओके, अब यहां से अब देखो जरूरत है ओवरहेड का। अब ओवरहेड में ये अमाउंट मत लेना, ये डेटा लेना है 70, 80, 90 और 1 लाख। ठीक है, चलिए तो ओवरहेड का भी काम खत्म कर लेते हैं। यहां पर ओवरहेड पेमेंट करेंगे। चलो, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 70,000, 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। अब इन सब का 1/4 पेमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ में करना है। ओके, मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पर सितंबर मंथ है, अक्टूबर मंथ है, नवंबर मंथ है और दिसंबर मंथ। तो बताओ 70,000 का 1/4 मतलब 17,500 का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में जाएगा, और फिर जो रह गया 52,500 वो इधर सितंबर में, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए 80,000 का 1/4 करोगे तो 20,000 और यहाँ पर 60,000 आएगा। 90,000 का 1/4 करोगे तो 22,500 नेक्स्ट मंथ में जाएगा। एक सेकेंड, और फिर 67,500, और 1 लाख का अगर आप डिवाइड करते हो 4 से तो 25,000 नेक्स्ट मंथ में जाएगा, मतलब दिसंबर के बाद जो जनवरी वाला मंथ होता है, और बाकी 75,000 इधर। चलिए टोटल कर लीजिए तो कितना आता है 77,500, और ये भी 87,500 आएगा, ये 87,500 आएगा, और यहाँ पर लगभग आपका 97,500 आएगा। मतलब 77,500, 87 और 97,500। देखो यहाँ पर लिखेंगे 77,500, 87,500 और 97,500। चलिए, उसके बाद कंपनी ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। देखो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपने 5 लाख रुपए का पैसा लगाया हुआ है। अब उसमें यहाँ पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी 30 जून और 31 दिसंबर को मिलेगा। अब देखो जून का तो हमारा कोई कैश बजट से कनेक्शन है नहीं, हमें दिसंबर में मिलेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब आप देख रहे हो तो एवरेज 6 मंथ में इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब 5 लाख के ऊपर अगर आप देखो तो 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 25,000 रुपये। अब ये इंटरेस्ट रिसीव करेंगे आप 2 बार साल में, एक जून में और एक दिसंबर में। और ये रिसीव करेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर में तो डिविडेंड मिलता है। ओके, तो ये आ जाता है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है 11वां, उसको अभी लेफ्ट करो, 12वें पॉइंट पे जाओ।
कंपनी इशू 10% डिबेंचर और वो भी 3 लाख का 2% डिस्काउंट रेट पे इशू कर रही है। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो कि कंपनी, ये जो कंपनी का आप बजट बना रहे हो ना, वो कंपनी 10% डिबेंचर इशू कर रही है मार्केट में, वो भी दिसंबर में। तो कंपनी ने 3 लाख के डिबेंचर 2% डिस्काउंट पे इशू किया, तो बताओ कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। देखो 3 लाख का डिबेंचर मार्केट में अगर इशू करते हैं 2% डिस्काउंट रेट पे, तो 2,94,000 रुपीज़ कंपनी को दिसंबर में रिसीव होंगे। हाँ, अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है 10%, लेकिन अभी तक उसका कोई आपके पास डिटेल्स नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कब पे करेंगे ऐसा कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं, पे करेंगे लास्ट में, अभी तो पेमेंट नहीं किया है कंपनी ने। कंपनी ने सिर्फ डिबेंचर अभी दिसंबर में तो इश्यू करने का सोचा है, तो डिबेंचर कंपनी इश्यू करेगी 294, तो आपको पैसा रिसीव करना है। डिबेंचर इश्यू नहीं कर दिया। कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चन में ऐसा आता है कि डिबेंचर ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं मार्केट में, उसके पर इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है, आपको यहाँ पर डिबेंचर इश्यू करना है। डिबेंचर इश्यू। अच्छा, इसके बाद जो 11वां पॉइंट है ना, उसकी अभी लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो 11वां पॉइंट मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, जबकि क्वेश्चन ख़त्म करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी एक काम करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें इनकम और एक्सपेंस इसका टोटल करेंगे, ठीक है। देखो एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा जगह यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। टोटल करो, देखो आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, पहले उसका टोटल करेंगे, है ना। देखो 25,000, 80,000 और 264, मतलब मेरे पास 3,69,000 आया, 7,000, 64,000, 2,72,000 और 77,500, 4,20,500 रुपीज़। अगर आप इधर से माइनस करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना आ रहा है? 369 में से 4,20,500, मतलब यहाँ पर 51,500 आपका नेगेटिव चला गया, माइनस में। अब इसके ऊपर ही वो आपको 11वां एडजस्टमेंट दिया है, देखो ध्यान से पढ़ना। 11वां एडजस्टमेंट, कैश कैन बी बोरो इन मल्टीपल 50,000 एट इंटरेस्ट 12% पर एनम। ओके, ध्यान दो, मिनिमम मेंटेन करना है आपको बैलेंस कितना, तो मिनिमम मेंटेन करना है बैलेंस 40,000, मतलब आपके पास पूरे महीने के एंड में 40,000 का तो बैलेंस होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है ना, हमारा तो माइनस में जा रहा है। 40,000 का बैलेंस छोड़ो, हमारा तो माइनस में ही जा रहा है। तो ये लोग ने उसका एक सॉल्यूशन दिया है, बोला कि 50,000 50,000 50,000 करके आप 50,000 के मल्टीपल में 12% की लोन ले सकते हो, बोरोइंग ले सकते हो। तो हमें कितनी बार 50,000 की बोरोइंग लेनी पड़ेगी, आप खुद सोचो कितनी बार लेना पड़ेगा। जितना आपको कम पड़ रहा है उतना सोचो, ज़्यादा मत सोचो, जितना आपको कम पड़ रहा है ना। आपको 40,000 का बैलेंस भी मेंटेन करना है, मतलब आपके पास लास्ट में यहाँ पर 40,000 का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो आप कितना उधार पे लोगे? देखो मैं आपको बताऊं, आप 50,000 की एक बार बोरोइंग लोगे ना तो काम नहीं बनने वाला, आपको दूसरा भी 50,000 बोरोइंग करना पड़ेगा, 2 बार 50-50 बोरोइंग करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए बोरोइंग हो जाएगा, और 1 लाख बोरोइंग होगा तो उसमें ऐड करो तो आपके पास 48,500 आ जाएगा। यहाँ पर मिनिमम 40,000 होना चाहिए, है बिल्कुल है। यहाँ पर 40,000 से कम नहीं होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा 40,000 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 40,000। तो ये बात हो गई, काम खत्म। अब ये 48,500 को आप ऊपर लिख सकते हो, बिल्कुल 48,500, 84,000, 3,04,000, 4,36,500। ओके, और 8,000, 50,000, 256, 26,000, 85,000, 87,500, 5,12,500। और अगर इसमें से
अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर फिर से माइनस में जा रहा है, देखो यहाँ पर फिर से माइनस में जा रहा है। तो अभी फिर से वापस बोरोइंग करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो अभी फिर से बोरोइंग करना पड़ेगा। मुझे बताओ कितना बोरोइंग करो अभी? तो 50 50 50 करके 3 बार बोरोइंग करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं ना इधर मल्टीपल 2 लिख देता हूँ। 2 बार बोरोइंग किया ना 50 50 करके, तो 1 लाख आया। 3 बार करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर 40,000 का मिनिमम बैलेंस भी रखना है। आप 2 बार बोरोइंग करोगे तो नहीं चलेगा। पैसे उतने होने चाहिए जितने से आपके पॉकेट में 40,000 तो होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बार बोरोइंग करेंगे ना तो बात बनेगी। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ये टॉपिक पे। ये टॉपिक नया पूछा है आपको, बुक्स में ऐसा टॉपिक है लेकिन उसमें ऐसा कंटिन्यूसली 2 बार बोरोइंग वाला टॉपिक नहीं है। ये फर्स्ट टाइम आया था यूनिवर्सिटी एग्जाम। देखो मैंने तो आपको पिछले 15 पेपर के सॉल्यूशन करवाए, और इवन मैंने 2012 से जितने भी पेपर आए वो सारे पेपर के क्वेश्चन भी देख लिए, और वो भी देख देख के करवा दिया आपको। मतलब 2012 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए 2023 तक वो सारे करवा दिए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब। और ये जो टॉपिक है उसमें अगर आप देखोगे तो नया पूछा है, ठीक है। कंटिन्यूसली 2 बार बोरोइंग आ गया। तो जो क्वेश्चन जैसा आपने को लेके चलता है वैसे लेके चलो एग्जाम में। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने जो गिन के गए वही क्वेश्चन सेम आए, ठीक है। चलिए तो ये टोटल कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास अभी पैसे कितने हैं? 8,12,600। अच्छा, और यहाँ पर लास्ट में 4,51,900। अब देखो आप माइनस करो इसमें से, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है अभी, 3,60,700। ओके, ये आपके पास पैसा है। अब देखो आपको बोरिंग मनी है ना रिटर्न करना है। बोरोइंग रिटर्न, बोरिंग मनी आपको रिटर्न करना है। मतलब एक काम करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीपेमेंट, और प्लस इंटरेस्ट भी देना है। देखो आपने 1 लाख रुपए बोरो किया था और फिर आपने 1,50,000 बोरो किया था, 2 बार बोरो किया। अब मेरी बात ध्यान से समझना। पहले आपने अक्टूबर में बोरो किया एक सेकेंड, अक्टूबर में 1 लाख रुपए बोरोइंग किया। अक्टूबर में 1 लाख बोरोइंग किया, उसका पेमेंट सीधा दिसंबर में कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी दिसंबर में पैसे है, तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे करना है, अक्टूबर में जो इंटरेस्ट पे करना है, अक्टूबर का जो बोरोइंग है उसके ऊपर, वो 12% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये लगभग। देखो चेक करो, 1 लाख के ऊपर 12% 2 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब आप अक्टूबर का जब पेमेंट करोगे तो 1 लाख रुपये और साथ साथ में उसका 2 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अक्टूबर का बोरिंग है और उसका पेमेंट आप दिसंबर में करने वाले। और फिर अक्टूबर के बाद जो नवंबर में आपने बोरोइंग किया था वो कितने का किया था? 1,50,000 का। तो उस 1,50,000 के ऊपर फिर से आप 12% इंटरेस्ट पे करोगे, लेकिन वहां पर 1 महीने का गिनना है। क्यों? क्योंकि वो नवंबर में आपने लिया था, दिसंबर में तो पे कर रहे हो। तो 1,50 का 12% 1 महीने का, 1,50 का 12% और 1 महीने का 1,500 रुपये। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपने दिसंबर में टोटल कितना पेमेंट करना है? दिसंबर में टोटल रीपेमेंट कितना करना है? दोनों का टोटल कर लो, 1,02,000 और 1,51,500, टोटल 2,53,500 आप रीपेमेंट कर सकते हो। देखो चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रिपे कर ही देंगे। पे करने के बाद भी आपके पास बैलेंस 40,000 होना चाहिए। अगर 40,000 नहीं है तो उतना ही पेमेंट करो उधर तक की, ठीक है। देखो चेक करो,
2,60,700 में से आप इतना पेमेंट कर भी दोगे ना, तो भी आपके पास आराम से 1,07,200 रुपीज़ बचता है। चलाओगे आराम से, क्योंकि 40,000 से ऊपर ही है। अगर ऐसा नहीं होता है, इन दैट केस यहाँ पर 40,000 बचा के बाकी का पेमेंट कर दो, जो भी बचता है वो। ठीक है, तो ये तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश भी होता है। देख लो, अच्छा क्वेश्चन था, बस लास्ट में पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बस। बाकी तो मैं नहीं मानता हूँ कि ऊपर वाला ये जो टॉपिक है उसमें किसी को भी प्रॉब्लम आती है। और ऊपर ये जो टॉपिक है उसमें किसी को प्रॉब्लम आती है तो या तो उसने कैश बजट का जीरो भी मतलब नहीं बनाया, उसने कुछ भी नहीं किया कैश बजट में, क्योंकि इतना तो नॉर्मल है पूरे चैप्टर में। इतना टॉपिक तो पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन में आता ही आता। चलिए, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।